हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं SKS GKGS चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 1500 भौतिक विज्ञान से जुड़ी क्वेश्चन और आंसर जो रेलवे, बैंकिंग, SSC, UPSC के लिए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 50 प्रश्न करवाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 5 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। आप अपना आंसर अपने कॉपी पर लिखेंगे। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है। टाइम खत्म हुआ। इसका जो है कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा। आप अपना आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर था, प्रकाश वर्ष इकाई है। इसका उत्तर जो हो जाएगा ये दूरी हो जाएगा, दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है। आप इसका आंसर बताइए, अपने कॉपी पर लिखिए। एम्पियर मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। आप यदि इस तरह अपना पहले अनुमान लगाते हैं आंसर का, तो इससे 100% आपका चांस होता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन गलती करते हैं तो उसका आंसर आपको माइंड में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसका आंसर आप बताइए। समय का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। 5वां क्वेश्चन, पार्सेक इकाई है। पार्सेक इकाई है। इसका आंसर दूरी की। पार्सेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर देखिए, ये 2 ऑप्शन यहाँ रहा और 2 ऑप्शन यहाँ है। आप इनमें देख करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस, ऊष्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है। इसका आंसर, पास्कल इकाई है, इसका आंसर क्या होगा? इसका दाब होगा। पास्कल जो है इकाई किसका है? दाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला मात्रक है। आप अपना आंसर कॉपी पर लिखते चलिएगा दोस्तों। कैंडिला मात्रक है ये, इसका क्या होगा? कैंडिला मात्रक है ये ज्योति तीव्रता का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का SI मात्रक है।
इसका आंसर क्या होगा? 10 नंबर का यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, ये सी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन भी करवाना है आप लोगों को। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, बल एवं दाब, बल एवं दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अदिश राशि है 12 नंबर, अदिश राशि है 12 नंबर, अदिश राशि है। कौन इसमें से जो है, चारों ऑप्शन में कौन अदिश राशि है? तो ये चारों में से ऊर्जा जो है अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश क्या है? सदिश है। आप इसका ऑप्शन यहाँ है, देखिए सदिश कौन है, तो इसका हो जाएगा सदिश, पूछ रहा है तो ये वेग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, क्या है? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, क्या क्वेश्चन? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की मतलब क्या समान रहती है? तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है समान त्वरण रहता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण रहता है। नेक्स्ट, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। सपोज ये मान लीजिए मेरा कोई जो है 2 kg का, ये 2 kg का कोई जो है पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पर हम कितना का फोर्स लगा रहे हैं? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा है उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए इसका 16 का जो है आंसर बताते हैं। 2 kg वाला द्रव्यमान है और 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा वह 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, फिर से देखिए क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन जो है किसका है? इसमें आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम होगा। न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम होगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन एक ऊपर है और 2 यहाँ नीचे है, तो इसमें जो है कौन सा होगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है।
अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका आंसर दीजिए। इसका आ जाएगा विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? क्या कहता है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? 4 ऑप्शन है। सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। इसमें अपना आंसर बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बल का गुणनफल है, क्या गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। आप अपना आंसर बताइए। द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का वजन, यानी शरीर का वजन जो है कहाँ पर क्या होता है वो बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है। दूसरा ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तीसरा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए। ये पहला ऑप्शन 6000 न्यूटन, दूसरा 60 न्यूटन, तीसरा 1000 न्यूटन, चौथा ऑप्शन 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। इसमें अपना आंसर लिखिए। तो ये 60 न्यूटन होगा, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/10 गुना ये क्या है? कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? क्या दिया है? ये भार दिया है और द्रव्यमान पूछ रहा है। याद रखिएगा दोस्त, द्रव्यमान और भार में अंतर है। भार जो होता है, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है 2 kg, दूसरा है 3 kg, 4 kg, 29.4 kg। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 3 kg। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? 3 kg होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? ऑप्शन 1, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। नेक्स्ट ऑप्शन, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इसका आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है।
1 किलोग्राम राशि का वजन है, क्या है क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी 9 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा सी 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। और ए बी बल, बी टॉर्क, सी कार्य, डी कोणीय संवेग। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय संवेग का गुणनफल होता है, क्या होता है, ये टॉर्क होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। कहता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। ऑप्शन क्या है, ये देखिए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो इसका होगा आयतन पहले घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, कहता है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, घटेगा, ये बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, उतना ही रहेगा। जैसे ये बीकर है, ठीक, इसमें जो है पानी, सपोज मानिए यहाँ तक पानी है, ये पानी है, ये पानी है, और इसके ऊपर जो है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब ये पूर्णतः पिघल जाएगा तो ये पिघलने के बाद क्या होगा, ये भी जो है सिर्फ ठोस रूप में पिघलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी बनेगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसका क्या होगा, तल, यानी कि पानी का तल क्या होगा, पानी का तल तो वैसे नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पानी था, यहाँ से बढ़ जाएगा, ये यहीं रहेगा, यहाँ बढ़ेगा नहीं, ये इतना नहीं रहेगा, ये जितना का है उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। नेक्स्ट, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
सही है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण का ये कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या कहता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज, ये मान लीजिए नदी है और ये समुद्र है। चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, ये सपोज मानिए ये जहाज है और ये चलता हुआ, ये नदी से चलता हुआ जब ये समुद्र में प्रवेश किया जहाज, तो इसका स्तर पहले जितना होगा या थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन 20 का सही है, थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? जबकि यह पानी में डूब जाती है। जबकि यह जो है क्या है? पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारा पानी से भारी है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहे का घनत्व क्या है? पानी से अधिक है तथा पारे से उसका घनत्व क्या है? कम है। इसीलिए जो है कील, लोहे का कील पारे में तैरता है, पारा में ये जो है तैरता है, ये लोहे का कील, लोहे का कील। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। पानी का घनत्व जो है कहाँ पर अधिकतम होता है? ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये ऑप्शन बी द करेक्ट, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अब अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अब अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व पहला, घनत्व समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। 1/10 भाग ऊपर रहता है। आप अपना आंसर लिखते चलिएगा। इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। लास्ट में आपको बताना है आपका कितना आंसर सही हुआ। और भी इसी तरह हम आपके लिए पर डे जो है क्वेश्चन बनाकर लाते रहेंगे। आप अपना इसी प्रकार टेस्ट लगाते चलिए, इससे आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियो पर डे लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि नंबर ऑप्शन ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है।
ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर ए जो है सही होगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। ये वायु दाब में कमी के कारण जो है पेन से वो स्याही निकलने लगता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। पर्वतों पर भारी हवाएं के कारण। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर कार्बन, साबुन के बुलबुले के अंदर का, ये गलत है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब हो जाएगा। दाब दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु तापमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षायुक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। इसका भी सही है कि वह तूफानी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। फिर कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। बी सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने के कारण अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर क्या है, उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा ये गुब्बारा जैसे है, इसमें यह जो है हाइड्रोजन भरा हुआ है, यह जो है जैसे ये पृथ्वी तल से ये जैसे अधिक वायुमंडल ज़्यादा ऊपर जाएगा, बहुत ही ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पर मान लीजिए चलेगा, ये फट जाता है। क्यों? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब देता है, फिर हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, फिर वायु दाब घट जाता है। ये जो है वायु दाब ऊपर जाने पर घट जाता है, यही कारण है कि गुब्बारा ऊपर जाकर के फट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा
का सृजन किस कारण होता है? शून्य में जो निरंतर ऊर्जा सृजन का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में जो है ऊर्जा सृजन होता है। सूर्य में ऊर्जा सृजन जो होता है वह नाभिकीय संलयन के कारण होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। इसका बी हो जाएगा सही आंसर, स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडित ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। 47 इसका आ जाएगा खींचा हुआ धनुष। जब हम चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है या तीन गुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले सौटेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पराशरण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश? यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका आंसर बी इज द करेक्ट, बिकॉज वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। यही कारण है वह मोड़ लेते समय साइकिल चलाने वाला झुक जाता है। ओके, तो
कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। साथ ही जो हम 50 क्वेश्चन कराएं, इसका सभी जो है मतलब आंसर अगर किए तो इसका आप हमको कमेंट में भेज सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए फिर रेडी रहिए। फिर आपके लिए कल से जो है हम 20 क्वेश्चन ही करवाएंगे। ओके, रेडी रहिएगा।